फिल्म की शुरुआत 1986 से होती है। हम एक माँ और बेटी को खेतों में खेलते हुए दिखाया जाता है और अचानक से वह बच्ची डर के मारे चीखने लगती है, क्योंकि खेतों में मानव शरीर के कई अंग पड़े थे, अर्थात किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई और उसके शरीर को टुकड़ों में काटकर जहां फेंक दिया गया था। यह सब कुछ कैसे हुआ था, यह बताने के लिए हमें कहानी को एक रात पीछे से दिखाया जाता है। सूचना थी कि रात में मेट्रो शॉवर होगा, जेनी के कई छोटे बड़े उल्कापिंड आकर जमीन पर गिरेंगे। इसे देखने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए कई लोग रिलैक्स पॉइंट पर आ गए थे, ताकि जहां से वह आराम से इस उल्कापिंड की बौछार को देख सके। उनमें 3 दोस्तों का एक समूह भी था जो पिकनिक मनाने जा रहे थे, और फिल्म में यहीं पर हमें उल्कापिंडों की बौछार से संबंधित लोगों की सोच के बारे में बताया जाता है कि पहले के लोग मानते थे कि जब भी उल्कापिंड जमीन पर गिरते हैं तो विनाशजा बीमारियां लेकर आते हैं, जिससे मानव जीवन खतरे में पड़ जाता है। और कुछ धार्मिक लोगों का मानना था कि जब दुनिया में बुराइयां बहुत बढ़ जाती हैं तो भगवान सबक सीखने के लिए गुस्से में उल्कापिंडों को जमीन पर फेंकता है, मनुष्यों के लिए सजा के रूप में। और फिर हम देखते हैं कि कास्टर का समूह जो जंगल से गुजर रहा था, तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़े आदमी ने रोक लिया, जो कोई और नहीं बल्कि बूढ़ा पोपेई था। वह उन्हें जहां से वापस जाने की सलाह देता है और उल्कापिंडों के खतरे के बारे में भी बताता है। लेकिन जब यह लोग उसकी बात नहीं मानते तो वह वहां से चला जाता है और यह लोग अपनी यात्रा जारी रखते हैं। फिर जब यह लोग पिकनिक स्थल पर पहुंचते हैं तो यह देखते हैं कि इनके 2 दोस्त पहले से ही वहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने यहाँ पिकनिक की सारी तैयारियां भी कर ली थी। फिर कास्टर की बहन ओलिव सब कुछ जांचने के लिए वहां इधर-उधर जाती है। वह थोड़ी ही दूरी पर देखती है कि 2 लड़के एक बूढ़े व्यक्ति को बेरहमी से पीट रहे हैं। जब ओलिव उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह ओलिव को गंदी नजर से देखते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ओलिव का भाई और दोस्त भी उसके पीछे है तो वह दोनों लड़के डर के मारे वहां से भाग गए। फिर ओलिव और उसके दोस्त उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करने के लिए उसके पास आए। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक धार्मिक पुस्तक थी, जिस पर वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत विश्वास करता था, और वह उन्हें बताता है कि चाहे आप लोग विश्वास करें या नहीं, यह धार्मिक पुस्तक बता रही है कि यह उल्कापिंड मनुष्य को एक अजीब प्राणी में बदल देंगे। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति उन लोगों से कहता है कि तुम लोग जल्दी से जहां से चले जाओ, यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इससे पहले कि तुम लोग इसका शिकार बनो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, यह उल्कापिंड दुष्ट है। लेकिन फिर भी वह लोग उसे बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं मानते और उसकी मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे देते हैं और फिर वहां से चले आते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उनके 2 दोस्त और भी वहां पर आ जाते हैं, जो उन सभी के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आए थे, और यह लोग रासायनिक पदार्थ पीने के बाद नशे में धुत हो गए। अब शाम हो चुकी थी और फिर हमें पोपेई को दिखाया जाता है, जो अपने लिए मछली पकड़ रहा था, और तभी उल्कापिंड की बौछार शुरू हो गई। पोपेई उल्कापिंड की बौछार को देखकर बहुत खुश हो रहा था, और तभी अचानक से एक छोटा उल्कापिंड आकर पोपेई की सिगार के अंदर गिर जाता है। पोपेई को इस बारे में पता नहीं था और उसने सिगार का कश लिया। इसके बाद उसकी हालत बहुत बिगड़ने लगी। अब पोपेई मौत के करीब था। वह दर्द से तड़पने लगा, लेकिन वह दर्द से नहीं मरा, बल्कि उसके शरीर में परिवर्तन हो गया। उसके शरीर के कई अंग बड़े हो गए और वह एक उत्परिवर्ती मानव बन गया। जैसे ही वह उत्परिवर्ती मानव बनता है, उसकी सारी समस्याएं भी खत्म हो गई। वह अब मछली पकड़ना छोड़कर पानी से बाहर आया और उसके सामने वही 2 लड़के आ गए, जो पहले एक बूढ़े व्यक्ति को धमकाते हुए दिखाए गए थे। उन्होंने उसे धमकाने के बारे में भी सोचा, और एक लड़का आया और उसने पो को मुक्का मार दिया। इस समय दोनों लड़के नशे में थे। पोपेई को उनकी इस हरकत से इतना गुस्सा आया कि पोपेई ने उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मार, और जैसे ही उसने मुक्का मार, उस लड़के का चेहरा टुकड़ों में टूट गया और वह वहीं मर गया। इस लड़ाई के दौरान पोपेई की सिगार भी टूट गई, इसीलिए पोपेई ने उस लड़के के हाथ की हड्डी तोड़ दी और उसे सिगार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मृत लड़के का दूसरा दोस्त वहां से भाग आया और ओलिव के पूरे समूह को चेतावनी देता है कि यहाँ पर एक खतरनाक आदमी उन्हें मारने आ रहा है, लेकिन यह लोग उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। ओलिव के समूह ने यह भी नहीं देखा कि वह लड़का पूरी तरह से खून से लथपथ था। अब उनके समूह में से एक लड़का शौचालय में जाता है। इसी बीच पोपेई को भी शौचालय जाना पड़ता है। पोपेई शौचालय का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। पोपेई को वह लड़का अजीब तरीके से देख रहा था। उस लड़के की इस हरकत से पोपेई बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर पोपेई उस लड़के का सिर पकड़ता है और उसके सिर को इतनी जोर से घुमाता है
कि उसका सिर टूट जाता है और पोपेई के हाथों में आ जाता है। उस लड़के का सिर शरीर से अलग हो जाता है। इसके बाद पोपेई निर्दयतापूर्वक उसका सिर एक तरफ फेंक देता है, जैसे कि उसका सिर कोई साधारण वस्तु हो, और फिर पोपेई उसके शरीर पर बैठ जाता है। और फिर से हमें उस लड़के का सिर दिखाया जाता है, जिसकी आंखें बहुत डरावने तरीके से हिल रही थी। और फिर उस लड़के का सिर पूरी तरह से शांत हो जाता है। और फिर से हम ओलिव के समूह को देखते हैं, जिसमें एक जोड़ा तंबू में चला जाता है और बाकी 4 लोग आकाश के नीचे लेट जाते हैं और उल्कापिंडों की बौछार के दृश्यों का आनंद लेने लगते हैं। और फिर बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि उनका दोस्त जो शौचालय गया था अभी तक वापस नहीं आया है। वह लोग डर जाते हैं और उसकी खोज करने का निर्णय लेते हैं। और इसी बीच पोपेई उनके तंबू के करीब आ जाता है। वह जोड़ा अभी भी तंबू के अंदर था, और जैसे ही पोपेई तंबू के अंदर गया, उसने अपने हाथ में मौजूद हड्डी से लड़के के सिर में वार कर उसे मार डाला। जिसके बाद पोपेई उस लड़की को मारने के लिए उसका सिर भी मोड़ कर सिर को धड़ से अलग कर दिया। इधर इन चारों को अभी तक अपना खोया हुआ साथी नहीं मिला था। यह लोग 2 समूहों में विभाजित होकर अपने साथी को ढूंढने का निर्णय लेते हैं। कैस्टर और उसकी प्रेमिका दूसरी तरफ जाते हैं और दूसरी तरफ ओलिव और उसके साथी चले जाते हैं। उन्हें वहां एक उल्कापिंड पड़ा हुआ मिलता है और दूसरी तरफ कैस्टर और उसकी प्रेमिका को अपने साथी का शव मिल जाता है, जिस पर सिर नहीं था। उसे देखकर यह लोग बहुत डर जाते हैं। डर के मारे वह दोनों चिल्लाने लगते हैं। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ओलिव और उसकी दोस्त बातें कर रहे थे, और तभी अचानक से एक उल्कापिंड आया जो ओलिव की सहेली के सिर के बीच से गुजर गया। और ओलिव अपनी आंखों के सामने इस भयानक मौत को देखकर चिल्लाने लगी। फिर डरते हुए ओलिव ने अपने तंबू की ओर आने का फैसला किया। दूसरी तरफ कैस्टर और उसकी प्रेमिका भी तंबू की ओर जा रहे थे और रास्ते में इन तीनों की टक्कर हो गई। वह तीनों अचानक से एक दूसरे को देखकर चीखने लगे और फिर एक दूसरे को अपने साथियों के साथ हुई बेहद अजीब और डरावनी खबर के बारे में बताने लगे। अब उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि उन्होंने यहाँ के लोगों की बात क्यों नहीं सुनी, क्योंकि 2 बूढ़े व्यक्ति उन्हें यहाँ से चले जाने को कह रहे थे। फिर वह तीनों तय करते हैं कि वह जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर जैसे ही वह तीनों अपने तंबू के पास आई तो उन्होंने देखा कि पोपेई वहाँ आराम से बैठा हुआ आनंद ले रहा था। और उन तीनों को बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस बूढ़े आदमी को उन्होंने दोपहर में देखा था वह अब इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। अब उन्हें यह चिंता थी कि वह लोग यहाँ से कैसे भागे, क्योंकि उनकी कार की चाबियां भी उस तंबू में थी जिसके सामने पोपेई बैठा था। फिर ओलिव ने निर्णय लिया कि वह अपनी जान को जोखिम में डालकर तंबू तक जाएगी। फिर ओलिव धीरे धीरे रेंगते हुए तंबू के अंदर चली गई। ओलिव तंबू के अंदर अपने दोस्तों की लाशों को देखकर डर गई, लेकिन वह चिल्लाई नहीं, क्योंकि उसे अपनी और अपने साथियों की जान बचानी थी। ओलिव सोच रही थी कि पोपेया ने उसे नहीं देखा, लेकिन यह ओलिव की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पोपेया उसे देख लिया था। फिर पोपेया तुरंत उसके पैर पकड़े और उसे तंबू से बाहर खींच लिया। इससे पहले कि पोपेया ओलिव को मार पाता, कैस्टर अपनी बहन को बचाने के लिए पीछे से पोपेया का ध्यान भटकने लगता है और पोपेया को अपनी ओर बुलाने लगता है। इस तरह ओलिव की जान बच जाती है। फिर ओलिव जल्दी से कार की चाबी लेकर कैस्टर की प्रेमिका के पास पहुंच जाती है। और फिर जब यह दोनों अपनी कार तक पहुंचती है तो कार को देखकर यह दोनों बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि एक उल्कापिंड से उनकी पूरी कार में आग लग गई थी। फिर इन दोनों को कैस्टर की याद आई कि उसकी जान भी खतरे में है। तब ओलिव ने उसे लड़की को बताया कि मैं कैस्टर अक्सर यहाँ आते हैं। यहाँ पास में एक खाली फैक्ट्री है, मैं जानती हूँ कि कैस्टर वहाँ गया होगा। यह दोनों भी कैस्टर को बचाने के लिए फैक्ट्री की तरफ निकल जाती है। और जैसे ही यह दोनों सड़क से गुजर रही थी तो उन्हें उस बूढ़े आदमी के शरीर के टुकड़े भी मिलते हैं, जिसने इन्हीं के समूह को जहाँ से चले जाने को कहा था। इससे पहले कि यह दोनों कैस्टर को ढूंढ पाती, पोपेया खुद ही कैस्टर को लेकर उनके सामने आ गया। पोपेया से कैस्टर को बचाने के लिए कैस्टर की प्रेमिका जल्दी से उसके पास आती है, लेकिन पोपेया ने मुक्का मारते हुए उसके मुंह को ही तोड़ दिया और कैस्टर की प्रेमिका वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद पोपेया ने कैस्टर को वहां मौजूद एक खतरनाक रसायन के टब में डाल दिया। रसायन में गिरते ही कैस्टर का शरीर और हड्डियां पूरी तरह से गल गई। अब उनके समूह से केवल ओलिव ही भी बची थी, जो अपनी जान बचाने के लिए उस फैक्ट्री की ओर भागी। और वहां ओलिव की मुलाकात एक आदमी से हुई जिसके हाथ में एक छोटी बंदूक थी। फिर ओलिव उसे आदमी को सब कुछ बताती है कि कैसे एक राक्षस जैसे दिखने वाला आदमी उसके पीछे पड़ा है और उसने मेरे सभी साथियों को मार डाला है। फिर ओलिव की बातें सुनकर
वह बूढ़ा आदमी उसे गालियां देने लगा और ओलिवर उसकी बातों से और भी डर गई। लेकिन इस सब में महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने बताया कि ऐसी परिस्थितियों और ऐसी चीजों से लड़ने के लिए उसने कुछ बनाया था। वह उस चीज को ओलिव को दिखाता है। ओलिव उसे चीज को देखकर बहुत हैरान हो गई। तभी उन दोनों को बाहर से एक आवाज सुनाई दी। फिर उसे बूढ़े व्यक्ति ने ओलिव को यहीं रुकने को कहा और खुद बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर निकाल तो पोपेया ने उस आदमी को भी पकड़ लिया और अपने हाथ में मौजूद एक लकड़ी से उस पर वार करके उसे मार डाला। उस आदमी की चीखें सुनकर ओलिव भी बाहर आ गई। फिर ओलिव पोपेया से लड़ने लगती है। फिर पोपेया ओलिव को उठाकर एक तरफ फेंक देता है और तभी अचानक से वह घायल लड़का वहां पर आ जाता है जिसने सबसे पहले पोपेया के बारे में ओलिव के समूह को सूचित किया था। फिर वह लड़का पोपेया पर हमला कर देता है। वह लड़का पोपेया की सिगार से जलता हुआ एक उल्कापिंड को निकलता है और उससे पोपेया पर हमला कर देता है। इस हमले में पोपेया ज्यादा जख्मी तो नहीं होता, लेकिन पोपेया बहुत क्रोधित हो जाता है। फिर पोपेया उस लड़के को नीचे गिरा देता है और उसकी चेहरे पर अपना पैर रखकर उसे बुरी तरह कुचल देता है। अब पोपेया की सिगार से जो उल्कापिंड गिरा था वह ओलिव को मिल जाता है। फिर जैसे ही ओलिव ने उस उल्कापिंड को उठाया तो उसका हाथ जलने लगा, लेकिन ओलिव ने उल्कापिंड को गिराया नहीं। फिर ओलिव ने उल्कापिंड को एक मशीन में डाल दिया जिससे वह बड़ी मशीन चलने लगती है। यह मशीन वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी। इसके बारे में उसने ओलिव को भी बताया था। ओलिव मशीन को चालू करते हुए बहुत हिम्मत के साथ पोपेया के पास पहुंचती है, लेकिन पोपेया ऐसे हार मानने वाला नहीं था और वह अपने आसपास कुछ औजार ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने पर पोपेया को एक हथौड़ा मिल जाता है। पोपेया हथौड़े से ओलिव का सामना करने लगता है। फिर ओलिव ने पोपेया पर एक ऐसा वार किया और एक ही झटके में पोपेया के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। ओलिव को लगता है कि आखिरकार उसने पोपेया को खत्म कर दिया। फिर ओलिव वहां से चली जाती है, लेकिन सुबह हमें दिखाया गया कि पोपेया का मृत शरीर वहां पर नहीं है। इसका मतलब तो यही था कि पोपेया अभी भी जिंदा है और ओलिव रात के समय अपने तंबू में आ गई थी और सुबह होने पर जब उसे पोपेया की लाश बारे में पता लगता है तो ओलिव पहले से भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि ओलिव जानती थी कि पोपेया उससे बदला लेने जरूर आएगा। इसीलिए वह पोपेया से मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर देती है। और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें खबरों के माध्यम से पता चलता है कि पोपेया और न्यूयॉर्क में पहुंच चुका है और हर जगह भयानक तबाही मचा रहा था। और पोपेया को खत्म करने के लिए अब ओलिव पूरी तरह तैयार हो गई थी। ओलिव ने पोपेया से लड़ने के लिए एक मशीनी हाथ बनाया था और यह सीन दिखाते हुए यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी में यह नहीं दिखाया गया कि ओलिव ने पोपेया को मारा या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें कमेंट में बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, हम आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।